हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले वाली वीडियोस उनके अंदर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कर लिया। अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। देखिए क्या कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है इट स्टेट फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए, हर एक एक्शन के लिए क्या है, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है, इक्वल है। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल है। अपोजिट रिएक्शन का मतलब अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप कोई भी एक्शन करते हो उस एक्शन के प्रति जो रिएक्शन होता है ना वो कैसा होता है, इक्वल होता है। और कैसा, अपोजिट। कहने का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो देखिए। कह रहा है कि आप कोई भी फोर्स लगाते हो किसी भी बॉडी पे, तो वो बॉडी जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो ना, वो बॉडी आप पे फोर्स लगाएगी कितना, इक्वल लगाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। स्टूडेंट आप जो लगा रहे हो वो क्या है, एक्शन है, उसके बदले क्या होगा, रिएक्शन। और वो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल यानी मैग्नीट्यूड में आप 10 न्यूटन लगा रहे हो तो बॉडी भी 10 न्यूटन लगाएगी आप पे, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप इधर लगा रहे हो तो बॉडी आप पे लगाएगी इधर। जैसे ये दीवार है, अब दीवार पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, देखिए इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये दीवार भी हम पे फोर्स लगा रही है स्टूडेंट। और हम जो दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, एक्शन है। दीवार हम पे फोर्स लगा रही है, क्या है, रिएक्शन है। इक्वल और अपोजिट कैसे स्टूडेंट, इक्वल यानी कि अगर हम मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ना, तो दीवार भी हम पे 10 न्यूटन लगा रही है। अपोजिट कैसे है, जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो दीवार है वो हमें अपोजिट, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा रही है। तो बिल्कुल सिंपल सा समझ में आया ना। इट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात अच्छे से समझ में आई। और देखिए एग्जाम्पल बता रखा है आपको, व्हेन ए बॉय एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी। ऑन द बॉय लिख लीजिए यहाँ, ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अगर ये कोई लड़का है, ये क्या करता है, इस दीवार पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है, तो ये दीवार भी इस लड़के पे क्या करती है, फोर्स एक्ट करती है। यानी ये लड़का इस पे दीवार पे फोर्स लगा रहा है, वो क्या है, एक्शन। अब दीवार इस लड़के पे लगा रही है, वो क्या है, रिएक्शन। और कैसा स्टूडेंट, इक्वल और अपोजिट, यानी कि अगर ये लड़का जितना लगा रहा है ना उतना ही जो फोर्स है वो क्या लगा रहा है, जितना फोर्स ये लड़का इस दीवार पे लगा रहा है, दीवार उतना ही फोर्स इस लड़के पे लगा रही है, यानी कि इक्वल लगा रही है मैग्नीट्यूड में। और अपोजिट यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना लड़का वो दीवार पे, वो तो इस तरफ लगा रहा है, और दीवार लगा रही है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स ऑन बॉय इस तरफ लग रहा है, फोर्स ऑन वॉल इस तरफ लग रहा है। अब ऐसे कैसे पता लगे भैया, जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को अच्छे से, यानी कि आप जब भी दीवार को इस तरह से फोर्स लगाते हो तो दीवार भी आप पे फोर्स लगाती है। आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना, देखिए लगाते रहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाइए, आप पीछे की तरफ, आपके पैर जो है ना वो पीछे की तरफ फिसलने लगेंगे। देखिए आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो आप तो फोर्स लगा रहे हो, दीवार आप पे फोर्स लगा रही है, ये कैसे पता लगेगा। यानी कि दीवार आपको फोर्स लगाती होती है तो जरूर आपको लगता है कि वो पीछे की तरफ धकेल रही होती है आपको, पर ऐसा नहीं कर रही है। तो ऐसा इसलिए नहीं करे क्योंकि आप जब देखिए स्मॉल फोर्स लगाते हो ना तो आप पीछे नहीं जा पाते, यानी जब आप स्मॉल फोर्स लगाते हो तो दीवार भी आप पे स्मॉल फोर्स लगाती है, ठीक है, लेकिन आप पीछे नहीं जा पाते क्योंकि आपका जो पाँव है ना वो देखिए फर्श पे होते हैं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि आपका जो आपने शूज़ पहने हैं तो उनके साथ अर्थ सरफेस का क्या रहता है, कॉन्टैक्ट रहता है, जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो क्या करता है, आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके बॉडी को जो है ना पीछे की तरफ मूव नहीं होने देता। जबकि आप क्या करो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाइए इस पर, जितना आप में जान, आप खूब बढ़िया से फोर्स लगाइए दीवार पे, आप पीछे की तरफ फिसलने लग जाओगे। अब आप पीछे की तरफ फिसल रहे हो, इसका मतलब ये हो गया अगर आप पे कोई दूसरा कोई फोर्स लगाएगा तभी आप पीछे की तरफ फिसलोगे, यानी आप पीछे की तरफ जा रहे हो, यानी आप पे फोर्स लग रहा है तभी आप पीछे की तरफ जा रहे हो। और फोर्स कौन लगा रहा है, आप जो फोर्स लगा रहे हो ना बहुत ज़्यादा दीवार पे, तो दीवार पे आप पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही है, जिसके कारण आप पीछे की तरफ जो है फिसलते जा रहे हो। या फिर देखिए दूसरा, देखिए अगर इस तरह से है कि आप क्या करते हो, आपका जो फ्रिक्शन होता है ना इसको कम करने के लिए हमने क्या, पहले इस तरह के शूज़ आते हैं, नीचे शूज़ के अंदर छोटे छोटे टायर्स होते हैं, स्केटिंग करते हैं जिससे बच्चे, ये वाले
शूज़ पहन लिया आपने, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन आपका कम हो गया। अब आप देखिए दीवार पे आप थोड़ा सा फोर्स लगा के देखिए, आप ये शूज़ के साथ आप जो है ना पीछे की तरफ मूव करने लगेंगे, आपकी बॉडी पीछे की तरफ मूव करने लगेगी। ऐसा क्यों? देखिए आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब कन्फर्म है कि आप पे कोई फोर्स लग रहा है तभी कर रहे हो। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है ना तो वो आगे की तरफ मूव करती है, ना पीछे की तरफ, ना ऊपर ना नीचे की तरफ। अब देखिए आपने जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाया, आप पीछे की तरफ मूव करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपने जितना फोर्स लगाया ना उतना फोर्स इस वॉल ने आपके ऊपर लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आप पीछे की तरफ, यानी यहाँ थे ना तो यहाँ पीछे की तरफ मूव करने लग जाते हो। तो समझ में आ रहा है ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या फिर आप इस तरह के एग्जाम्पल है इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे आप कोई नाव होती है, नाव से एकदम से उतर के आप अर्थ सरफेस पे आते हो, तो नाव पे लास्ट पाँव आपका नाव पे होता है, वहाँ से सीधा आप अर्थ सरफेस पे आते हो तो नाव पीछे की तरफ झटका लगता है। या फिर आप क्या करते हो, आपके पास कोई गन होता है, गन से फायर करते हो ना, तो आपका जो गन होता है ना वो पीछे की तरफ इस तरह से झटका मारती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना वो किसके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के स्टूडेंट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट, जिनको आप अच्छे से करना है, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है, यानी कि जो एप्लीकेशंस है इनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। जैसे फर्स्ट है इसका एप्लीकेशन, हाउ डू वी वॉक। जो अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर चल पा रहे हैं ना, वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। यानी कि जब हम अर्थ सरफेस पे चलते हैं, वॉक करते हैं ना, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। कैसे स्टूडेंट, यानी कि ये आपका मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक है, इस तरह से आप चल पाते हो। यानी कि आप क्या करते हो, आपके जो फुट होते हैं ना, लेग्स, वो क्या करते हैं, इस तरह से अर्थ सरफेस के ऊपर जब आप चलते हो तो क्या करते हो, अर्थ सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हो। और आप जब फोर्स लगाते हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, आप अगर एक्शन लेते हो यानी कि फोर्स लगाते हो तो उसके अपोजिट रिएक्शन होगा, इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो आप जैसे ही फोर्स लगाते हो ना, अर्थ सरफेस भी आप पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के कारण जो है आपका पाँव जो है, यानी कि आपको वो आगे की ओर धकेल देता है, नहीं आगे स्टेप ले पाते हो। तो समझ पा रहे हो ना क्या होता है, यानी कि जब आप चलते हो, वॉक करते हो, तो आप अपने पाँव से क्या करते हो, अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ धकेलते हो, उस पर फोर्स लगाते हो। ये था एक्शन। अब आपने जितना फोर्स लगाया ना पीछे की तरफ, उतना ही फोर्स अर्थ सरफेस आप पे लगाएगा, और जैसे आप पे लगाएगा आप मूव कर जाओगे, यानी कि आप स्टेप वाइज आगे चलते जाओगे। तो फिर ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट कि आप जब अर्थ सरफेस पे फोर्स लगा रहे हो तो उतना ही अर्थ सरफेस आप पे फोर्स लगा रही है, और आप जो है ना वो आगे चल पा रहे हो, जबकि अर्थ सरफेस है वो मूव नहीं कर रही, आप मूव कर जाते हो। इसका रीज़न है, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन, और इसके अंदर से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय मास। यानी कि जिसका मास कम होता है ना उसके अंदर एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जिसका मास ज़्यादा होता है उसके अंदर एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस। तो अर्थ सरफेस के अंदर क्या, अर्थ सरफेस का मास बहुत ज़्यादा, इसका मतलब उसके अंदर एक्सीलरेशन कम, यानी वो एक्सीलरेट बॉडी नहीं करेगी। जिसका मास कम है वो बॉडी जल्दी एक्सीलरेट कर जाती है, यानी कि आपका जो पाँव, आपका जो बॉडी है वो जल्दी जो है ना मूव कर जाएगी, क्योंकि आपका मास कम है। इसलिए मास कम है तो आपका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी जल्दी एक्सीलरेट कर जाएगी। तो आप लिख सकते हो हाउ डू वी वॉक, क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फुट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ। इन रिटर्न द ग्राउंड, इसके बदले में ग्राउंड क्या करता है, पुश आवर फुट फॉरवर्ड, हमारे पाँव को क्या करता है, आगे की तरफ धकेलता है। द फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जर्टेड ऑन बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक अस वॉक फॉरवर्ड, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ग्राउंड का वो क्या कर रहा है, हमारे पाँव को क्या है, आगे की तरफ धकेलने में, आगे की तरफ चलने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वाई गन रिकॉल्स। रिकॉल्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप अभी बताया, जैसे आपके पास कोई गन है, फायर करते हो, फायर करते पीछे की तरफ जो झटका लगता है ना, इसको बोलते हैं रिकॉल्स, यानी गन रिकॉल करे। रिकॉल का मतलब पीछे की तरफ झटका लगना, पीछे की तरफ एकदम से गन का पीछे की तरफ होना, ठीक है। तो वाई जो गन होती है वो रिकॉल क्यों करती है, पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है स्टूडेंट। तो देखिए आप जैसे ही फायर करते हो ना,
फायर करते हो तो जो बुलेट होता है वो निकल के हाई स्पीड से आगे की तरफ जाता है, यानी ये तो था एक्शन, हाई स्पीड से आगे की तरफ जाता है ना। अब इसके बदले में रिएक्शन होगा, यानी कि जितनी स्पीड से वो आगे की तरफ गया है ना उतना ही, यानी कि जितना फोर्स उसको आगे की तरफ, जो बुलेट है उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए लगा है ना, उतना ही फोर्स लगेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बुलेट को आगे ले जाने के लिए इस तरफ फोर्स लगा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स लगेगा, उतना ही फोर्स पीछे की तरफ। इसलिए जो है ना आप एकदम से गन फायर करते हो तो पीछे की तरफ जो है वो झटका लगता है स्टूडेंट। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम जैसे फायर करते हैं तो आपका जो बुलेट होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से, जबकि आपका ये जो गन है वो उतनी स्पीड से या उतनी ज़्यादा हाई स्पीड से पीछे की तरफ मूव नहीं करता। उसका रीज़न भी सेम अभी जैसे बताया था, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, यानी कि जिसका मास कम है वो एक्सीलरेट ज़्यादा करेगी। तो आपका जो बुलेट होता है उसका मास तो बहुत कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी। आपका ये गन है, इसका मास ज़्यादा आपने पकड़ रखा, आपका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है ना पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करती है, यानी बहुत कम मूव करती है, यानी बहुत कम एक्सीलरेट कर पाती है, बहुत कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो पाता है। तो बता सकते हो व्हाई गन रिकॉइल्स व्हेन ए बुलेट इज fire from the gun, the force sending the bullet forward is equal to the force sending the gun backward। यानी जैसे आप फायर करते हो तो जितना फोर्स बुलेट को आगे जाने के लिए लगा उतना ही फोर्स गन यानी पीछे की तरफ लगता है, गन को पीछे की तरफ करने में। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, लेकिन गन के ज़्यादा मास के कारण इट मूव्स ओनली ए लिटिल डिस्टेंस बैकवर्ड, पीछे की तरफ केवल छोटा सा लिटिल डिस्टेंस जो है ना वो कवर करती है, एंड गिव्स ए बैकवर्ड किक टू द शोल्डर्स ऑफ द गनमैन। और जो गनमैन का जो शोल्डर होता है उस पर थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या करती है, किक लगाती है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है इसका, हाउ टू स्विमर स्विमिंग इन ए वाटर। जो स्विमर होता है वाटर के अंदर किस तरह से स्विम कर पाता है स्टूडेंट, इसके अंदर भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। कैसे स्टूडेंट, स्विमर क्या करता है, स्विमिंग करने के लिए वो क्या करता है, अपने हैंड्स से और फीट से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। ये तो एक्शन है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, और वो कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। तो जैसे ही वो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है पुश करता है तो वाटर उसको उतने ही फोर्स से क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुश करता है, जिससे आपका स्विमर जो है ना वो तैर पाता है। और आपने नोट किया होगा जब स्विमर देखिए अपने हैंड्स से फीट से लगातार तेज़ी से वाटर को पुश करता है ना, बहुत ज़्यादा यानी कि फोर्स से पुश करता है पीछे की तरफ, तो वाटर भी उसको और ज़्यादा आगे और उतना ही ज़्यादा फोर्स से आगे की तरफ पुश करता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी आसानी से तैर पाता है। तो ये लिख सकते हो इस तरह से, स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड विद हिज हैंड्स एंड फीट। जो स्विमर होता है वो क्या करता है, पुश करता है वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, कैसे, अपने हैंड्स से और फीट से, टू मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वाटर, वाटर के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए। इट इज द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये जो है इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, विच पुश द स्विमर फॉरवर्ड, जो स्विमर को क्या करता है, फॉरवर्ड यानी आगे की डायरेक्शन में पुश करता है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। जो जेट एरोप्लेन्स और रॉकेट्स होते हैं ना उनके अंदर भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। ये क्या होता है, यानी कि रॉकेट्स जो है ना, रॉकेट्स के अंदर फ्यूल टैंक होता है, जिससे लगातार जो है ना पीछे की तरफ हाई प्रेशर से क्या होता है, वार्म गैसेज निकलती है स्टूडेंट। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है पीछे से वार्म गैसेज हाई प्रेशर के साथ निकलती है। अब ये तो है एक्शन। अब रिएक्शन क्या होगा, जितनी प्रेशर के साथ पीछे से जो हॉट गैसेस निकल रही है वो क्या करेगी, उसको उतनी फोर्स के साथ ऊपर की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, उतनी ही फोर्स से पुश करेगी, जिससे आपका जो रॉकेट्स है वो आसानी से क्या करता है, फ्लाई कर पाता है। तो देखिए, द हॉट गैसेज ऑब्टेन बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट ऑफ ए जेट एट द बैक एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट दी हाई स्पीड। कह रहा है दी हॉट गैसेज, जो बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज है वो ऑब्टेन होगी किसके कारण, रैपिड बर्निंग ऑफ द फ्यूल, जो लगातार आपका फ्यूल बर्न हो रहा है। रश आउट ऑफ ए जेट, जो कहाँ से निकल रहा है, आपका जो जेट है या जो आपका रॉकेट है उसकी पीछे वाला जो हिस्सा है उससे, एंड एयरक्राफ्ट के, और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से निकल रहा है। तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। ये तो है एक्शन, यानी कि हॉट गैसेज जो फ्यूल के बर्न होने से पीछे की तरफ निकल रहा है हाई प्रेशर से, ये एक्शन है। अब रिएक्शन क्या होगा, द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड
गोइंग गैसेज, जो पीछे की तरफ गैसेज आ रही है वो क्या करेगी, पुश द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट हाई स्पीड, तो वो हाई स्पीड से आपका एयरक्राफ्ट जो रॉकेट्स है उसको क्या करेगी, पुश करेगी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका नेक्स्ट है द केस ऑफ होस पाइप। देखिए क्या होता है, जो कहीं पर अगर आग लग जाता है तो जो फायरमैन होते हैं, जो फायर ब्रिगेड आता है उसमें फायरमैन होते हैं ना, वो जो पाइप होती है ना उसको होस पाइप बोलते हैं स्टूडेंट। तो होस पाइप को पकड़ने में ना उनको दिक्कत होती है, यानी कि कहने का मतलब वो होस पाइप ना पीछे की तरफ पुश होती है लगातार, तो उनको लगातार अच्छे से पकड़ के रखना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है स्टूडेंट, देखिए जो आपका पाइप है उसमें से क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से वाटर जो है ना आगे की तरफ निकलता है। क्यों, क्योंकि देखिए आग लगा है उसके बिल्कुल नज़दीक तो वो गाड़ी जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा दूर से ही और हाई प्रेशर के साथ जो है ना वाटर उस पाइप से निकल रहा है। तो वाटर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, आगे की तरफ निकल रहा है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, यानी आगे की डायरेक्शन में निकल रहा है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है जिससे वो आगे की डायरेक्शन में निकल रहा है, ये एक्शन है। अब रिएक्शन क्या होगा, जितनी फोर्स से जो है वाटर आगे की तरफ निकल रहा है ना, उतना फोर्स अब पाइप पर पीछे की तरफ लगेगा, और पीछे की तरफ लगेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पाइप को अच्छे से होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो फायरमैन क्या करते हैं, उसको अच्छे से होल्ड करके रखते हैं ताकि जो है आपका पाइप है इधर उधर ना हो या पीछे की तरफ ना जाए। तो कैसे लिखोगे, द फायरमैन आर डायरेक्टिंग ए पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन फायर फ्रॉम ए होस पाइप। जो फायरमैन होता है उनके पास क्या होता है, जो पाइप होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रीम से वाटर जो है ना वो फ्लो होता है। दे हैव टू होल्ड दी होस पाइप स्ट्रोंगली, उनको जो है होस पाइप को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली जो है होल्ड करके रखना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये पीछे की तरफ जो है ना मूव करने की कोशिश करती है। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर विच फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद हाई स्पीड। जो बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है पाइप के अंदर होस पाइप की, वो किसके कारण है, वो बैकवर्ड रिएक्शन है किसका, यानी कि वाटर की जो स्ट्रीम है वो हाई स्पीड से क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रहा है, तो उतना ही स्पीड से जो पाइप है वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये था आपका फिफ्थ एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए सिक्स्थ है स्टूडेंट, द केस ऑफ ए बोट। देखिए इस केस में क्या होता है, देखिए कोई अगर ये कोई नाविक है वो क्या करता है, ये बोट है आपका, तो जैसे ये बोट से लेक की तरफ आता है, सॉरी इस बैंक रिवर की तरफ आता है ना, यानी कि इसके किनारे पे आता है, तो क्या करता है, जैसे ही बोट से जंप करता है ना किनारे पे, तो जो बोट है ना आपका वो पीछे की तरफ मूव करता है स्टूडेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये जैसे ये लड़का है, ये जैसे ही बोट से उतर के यहाँ किनारे पे आएगा ना, तो बोट जो है आपका थोड़ा सा पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था अगर आप ग्राउंड पे भी चल रहे हो ना, इसका मतलब आप ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड आप पे लगा रहा है रिएक्शन फोर्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे आप जो आसानी से चल पाते हो। ठीक वैसे यहाँ हो रहा है, ये आगे आने के लिए क्या कर रहा है, बोट पे फोर्स लगा रहा है, पीछे की तरफ बोट को पुश कर रहा है, और बोट भी उतने ही फोर्स से इसको क्या करेगी, आगे की तरफ पुश करेगी, जिससे आसानी से क्या आ जाएगा, यानी कि ये किनारे पे आ जाएगा। लेकिन आपका वो जो बोट है ना वो फिक्स नहीं है स्टूडेंट, फिक्स नहीं है, यानी कि इसका जो फ्रिक्शन है ना वो बहुत कम है। क्यों, क्योंकि ये देखिए वाटर के अंदर है बोट, आपका वाटर के अंदर है तो फ्रिक्शन कम है, यानी कि जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करता है, पीछे की तरफ पुश करता है ना, तो आपका बोट जो है ना पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है स्टूडेंट। तो ये होता है क्या, कैसे लिखोगे, व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जंप आउट करता है बोट से किनारे पे, रिवर के किनारे पे, तो क्या होता है, द बोट मूव्स बैकवर्ड अवे फ्रॉम हिम, जो बोट होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, व्हेन मैन पुश द बोट विद हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जब क्या करता है वो मैन जो है ना पुश करता है किसको, बोट को, विद हिज फुट अपने पाँव से, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या है, एक्शन फोर्स है। द बोट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बोट क्या करता है उतना ही रिएक्शन फोर्स इस पे आगे की तरफ लगाता है। विच इनेबल टू मूव फॉरवर्ड, जो इसको क्या है आगे की तरफ यहाँ यानी कि किनारे पे आने के लिए क्या करता है, हेल्पफुल रहता है इसके लिए। दस द बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जो आपका बोट है वो कहाँ, वाटर के अंदर तैर रहा है, एंड नॉट फिक्स, जो कि फिक्स नहीं है। इट मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ
एक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, ये जो है ना पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैन ने पीछे की तरफ पुश किया था, पीछे की तरफ जो फोर्स लगाया था, इस वजह से ये फिक्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है इसका, तो ये पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है। इसका नेक्स्ट है द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। देखिए जब कोई घोड़ा होता है, गाड़ी को खींचता है, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट, जैसे घोड़ा है गाड़ी को खींचता है तो क्या करेगा, देखिए यहाँ बनाया हुआ है, इसको आप घोड़ा ना अज्यूम करके चलिए, लग नहीं रहा स्टूडेंट कि ये घोड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हॉर्स है, ये आपका कार्ट यानी कि गाड़ी है। तो क्या करता है, ये आगे मूव करने के लिए, इस कार्ट को आगे मूव करने के लिए क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड होके और अपने फीट से ग्राउंड को क्या करता है, ग्राउंड पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स एक्सर्ट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसका जो ये जो अपने फीट से ग्राउंड पे क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है यानी कि ग्राउंड भी क्या कर रहा है इसको, यानी कि ये ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। स्टूडेंट अच्छे से समझिए, देखिए एक बार ध्यान से, ये क्या कर रहा है, ग्राउंड पे क्या करता है, खुद थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड होके और फोर्स लगाता है अपने फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड पे। अब ग्राउंड, ये तो एक्शन हो गया, ग्राउंड क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, ग्राउंड जो है इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स लगा रहा है ना पीछे की तरफ अपने फीट से ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये अगर ज़्यादा हो जाता है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, जो आपका कार्ट का फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसका व्हील का जो फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये जो आपका घोड़ा गाड़ी है वो चल पड़ता है स्टूडेंट। क्यों? देखिए आप अगर आपके पास कोई नॉर्मल कोई गाड़ी खड़ा है या कोई भी चीज़ पड़ी है, उस पर अगर फोर्स लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाते ही वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ कोई चेयर रखी है, तो चेयर पे ऐसा नहीं है कि थोड़ा जितना मर्जी फोर्स लगाते ही और वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। कहने का मतलब उस पर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, उससे हमारे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट, तब वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा इस केस में ये अपने फीट से क्या करता है, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ग्राउंड इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है ना, वो जब ज़्यादा हो जाएगा, किससे, आपका जो गाड़ी का व्हील का जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इससे जब ज़्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स, तो आपका जो कार्ट है वो जो आगे मूव करने लगेगा, आगे चल पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये थे इसके एप्लीकेशन। इसको देखिए कैसे लिखोगे, टू मेक दी कार्ट मूव, कार्ट को यानी गाड़ी को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दी हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड, जो आपका घोड़ा है वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड होगा एंड पुश दी ग्राउंड, और ग्राउंड को पुश करेगा विद हिज फीट अपने पाँव से। देन दी फॉरवर्ड रिएक्शन टू दी बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द व्हील्स, देन कार्ट मूव्स, कार्ट का मूव करेगा। देखिए व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा, ग्राउंड पे जो हॉर्स है वो अपने पाँव से क्या कर रहा है, फुट से पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश कर रहा है और ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो व्हेन दी फॉरवर्ड रिएक्शन टू दी बैकवर्ड पुश का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है टू दी हॉर्स इज, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब बड़ा हो जाएगा, किससे, ग्रेटर देन दी अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन से अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स, व्हील्स की। तो गाड़ी आपका जो है वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। तो ये था स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ और इसके एप्लीकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट।